दोस्तों स्वागत है आपका प्रिपरेशन डेज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन अभी एसएससी के द्वारा फाइनल रिजल्ट सीएचएसएल के फाइनल रिजल्ट के थ्रू हो गया है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है उन कैंडिडेट्स के लिए, अपने सेलेक्टेड दोस्तों के लिए ये जरूर भेजें। अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो बहुत बहुत बधाई। आप और आपकी मेहनत ने आपको एक मुकाम, एक पहचान दिलवाया है दोस्तों। और इस वीडियो में ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या फर्दर प्रोसेस होने वाला है, प्रैक्टिकल जानकारी, कहीं सुनी जानकारी नहीं। मैं ये सब बताने वाला होता कौन हूँ, तो मेरा नाम संजीव रंजन है। मैं एसएससी सीएचएसएल 2012 के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया 4 साल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 साल, पूरे 10 सालों का एक्सपीरियंस के साथ मैं दोस्तों अपना फैक्ट, अपनी बातें रख रहा हूं। तो मेरे द्वारा जो रखी हुई बातें हैं वो बिल्कुल एक्सपीरियंस के द्वारा मुझे तक गेन हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दोस्तों विजिलेंस सेल में, रिक्रूटमेंट सेल में मैं रहा हूं। जो स्क्रूटनी विजिलेंस में मैं रिक्रूटमेंट के पार्ट का हिस्सा रहा हूं। मैंने सेंटर कैसे सेलेक्ट होता है, क्वेश्चन पेपर की एजेंसीज, कॉपी जांच करने की एजेंसीज, इन पर काफी गहन अध्ययन किया है, देखा है, समझा है प्रैक्टिकली। और आज जाकर ये मेरे 10 सालों का एक्सपीरियंस आप इन चंद मिनट के वीडियोस के रूप में आप YouTube पर ले रहे हैं। खैर, ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी फर्दर प्रोसेस क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, इसमें लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो भी बताऊंगा। तो हेल्थ चेकअप के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अभी आपके पास रखने हैं, क्या होगा वहां पे वो, उसके बाद मिस्टेक्स। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ये मिस्टेक्स कर दी तो आपको उसका खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा, पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। और वो मिस्टेक्स इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस स्टेज पे अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके बाद प्रोबेशन, अब चूंकि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आप 2 साल के प्रोबेशन पर चले जाएंगे, तो उस समय की फैसिलिटीज, उस समय हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लो कि आपको प्रोबेशन के दौरान 20 लाख रुपए मेडिकल के रूप में जरूरत पड़ गया, तो क्या अभी आपने 2 दिन पहले ज्वाइन किया और 20 लाख आपको चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। सरकारी मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सीनियर जो 10 साल से बैठा हुआ है उसको सरकारी मकान नहीं मिला, क्या आपको मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा वो भी मैं बताऊंगा। छुट्टियां कितनी मिलेंगी प्रोबेशन में वो भी बताऊंगा। क्या लीव विदाउट पे लेकर आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहेंगे या करने जाएंगे तो क्या वो अलाउ होगा, वो भी बताएंगे दोस्तों। ये खजाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए दोस्तों, इनिशियल जो प्रोबेशन पे आप हैं, तो याद रखना है कि अभी का टाइम बहुत क्रूशियल है, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो बिना वक्त गवाए करते हैं स्टार्ट। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, 10 सालों का एक्सपीरियंस आप कुछ मिनटों में ले रहे हैं, मेरा लाइक तो बनता है, मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं आपसे लाइक के लिए बोल सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। दोस्तों जैसे ही मैंने देखा कि फाइनल रिजल्ट आ गया है और उसमें एक लिस्ट जारी किया है डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये डिपार्टमेंट हैं, यूजर डिपार्टमेंट्स। अब दोस्तों जैसे ही आपका नाम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, तो जो डोजियर है, डोजियर किसको बोलते हैं, डोजियर, अभी हाल में ही मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडमिन सेक्शन में बैठा हुआ था, तो पिछले साल मतलब इस सीएचएसएल के पिछला सीएचएसएल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो वहां पे एक नए कैंडिडेट का मेरे पास पूरा डोजियर आया था जो कि हेडक्वार्टर ने भेजा था। हुआ क्या था, चैनल क्या है वो मैं बताता हूं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर को भेजेगा, हेडक्वार्टर सब फाइनल करने के बाद उस बंदे का जहां अपॉइंटमेंट हुआ है वो वहां भेज देगा। तो जो कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट होकर मेरे डिपार्टमेंट में आया था, तो मैंने देखा पूरा डोजियर एसएससी ने एडमिट कार्ड का, पूरा सर्टिफिकेट का, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, जो भी था फोटो के साथ कि एडमिट मतलब टाइपिंग के टाइम का ये फोटो, अपीयर के टाइम ये फोटो, डीवी के टाइम ये फोटो, तो पूरा डोजियर उसी को बोलते हैं। तो
अभी आप चूंकि एसएससी के द्वारा सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपका डोजियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यूजर डिपार्टमेंट को भेज देगा। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन MEA में हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो वो डोजियर MEA को रिसीव हो जाएगा और आपका एक पर्सनल फाइल क्रिएट होगा। पर्सनल फाइल क्रिएट होने के बाद या उसी समय आपसे एक ओथ ऑफ अलिगियंस पे साइन करवाया जाएगा कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। लेकिन दोस्तों ये सब बाद का प्रोसेस है, इसके भी पहले का क्या प्रोसेस है तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने हैं, वो ले जाना है, उस यूजर डिपार्टमेंट में शो करना है ना। 10th का बहुत खास, अब जैसे मैं स्क्रूटनी टीम में MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्क्रूटनी टीम में जब बैठा हुआ था तो शायद हम LDC, हाँ CHSL तो नहीं बोलते हैं, हम MOD का अपना एग्जाम था, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स 10th के सर्टिफिकेट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमें खास इंस्ट्रक्शंस था कि डेट ऑफ बर्थ जो है, यानी कि जो बंदा आपका स्क्रूटनी कर रहा है उसको ये इंस्ट्रक्शन होता है कि डेट ऑफ बर्थ आपको 10th के सर्टिफिकेट से मैच करना है। अगर वहां मिसमैच हो गया तो आप समझिए कि वहां पे अब आपकी लंबी भागदौड़ होनी तय है ना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको खासकर 10th का वो जिसमें वो वेरीफाई कर सके डेट ऑफ बर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी मैं बताता हूं। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 21/1/1992 का है। अब ये डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करेगा कि आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा। तो इस बंदे का डेट ऑफ रिटायरमेंट, चूंकि ये 21 जनवरी का डेट ऑफ बर्थ है तो उस महीने का आखिरी दिन में 21 जनवरी 2052 को रिटायर होगा, जब ये 60 साल का हो जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है आपके किसी सर्टिफिकेट में, खासकर 10th के सर्टिफिकेट में, तो आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। आप अभी से ही सुधार कर चलो या लग जाओ, ये काम डन करो, ये गलती नहीं करनी। अब चूंकि आपका ये हो गया, उसके बाद दूसरा चैलेंज आता है हेल्थ चेकअप का दोस्तों। अब वहां पे यूजर डिपार्टमेंट आपको बोल सकता है कि आप अपना हेल्थ चेकअप किसी सिविल हॉस्पिटल से करवाओ। बहुत सारे आपको जो अपने घर के पास जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें आपको अपना पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस था तो हेल्थ चेकअप बहुत बड़ा नहीं होता है, कुछ माइनर से चेकअप्स करते हैं। अब इसमें जो होता है वो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन सैंपल आपसे लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद ECG करेंगे, आपका हार्ट बीट वगैरह चेक करेंगे कि कोई मेजर आपको समस्या तो नहीं है। अब एक सवाल मेरे से पूछा जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा YouTube पर कि मैं स्मोकिंग करता हूं तो क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है, मैं तंबाकू खाता हूं क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों स्मोकिंग, तंबाकू और ये सब, या मैं शराब पीता हूं, है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये आदत हो जाती है, या मैंने कभी पिया था, तो क्या ये समस्या हो सकती है। तो ऐसा मेरे नजर में अभी तक कोई समस्या नहीं है। समस्या हेल्थ वाले में एक मुझे केस याद आ रहा है, जब मैं विजिलेंस में था तो एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था, मे बी रैंक 2 था दोस्तों, और उसका वो जो सेलेक्ट हुआ था वो सेमी स्किल्ड कैटेगरी का था। जैसे मान लो आप टेलर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था, वो दर्जी सरकारी भी होते हैं। तो जो सेलेक्ट हुआ था बंदा, उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम था और मेडिकल बोर्ड ने ये बोल दिया कि इसके हाथ में ये प्रॉब्लम है, और जब नॉट फिट टू ज्वाइन ड्यूटी ये रिमार्क्स लिखकर आ गया। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है नॉट फिट टू ज्वाइन ड्यूटी, फिर आपको वो जो यूजर डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन करने नहीं देगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि चूंकि वो बंदा टेलर के काम से जुड़ा हुआ था, उस पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था जहां पे हाथों का उपयोग होना था, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन चूंकि आप CHSL में नॉर्मल एडमिन के काम को संभालना होता है, तो इसमें सभी तरह के कैंडिडेट्स को वेलकम किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक ये है कि इसमें भी एक कंडीशन ये है कि आपको उसी पोस्ट के अगेंस्ट सिलेक्ट होना होगा। खैर
हेल्थ चेकअप के क्वेश्चंस में मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत ही नॉर्मल सा हेल्थ चेकअप होगा, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। किसी को अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। आपको 1-2 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिट टू ज्वाइन ड्यूटी का लिखा हुआ वो आप जाकर दे सकते हो। अगर नॉट फिट टू ज्वाइन ड्यूटी लिखा है तो अगर आपका कोई समस्या ऐसा है जो थोड़े दिनों बाद आप फिट हो सकते हो तो थोड़े दिन बाद फिटनेस सर्टिफिकेट आप जाकर प्रोड्यूस करोगे, वो आपका यूजर डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करवा देगा। सर्विस बुक दोस्तों, यहां पे जो सर्विस बुक क्या है, सर्विस बुक कोई भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी लगता है तो उसका एक सर्विस बुक बनता है। और प्राण, ये एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम जो भी बोलते हो, तो एनपीएस के लिए प्राण अलॉट करना पड़ता है और सर्विस बुक के लिए आपके डिटेल्स उसमें भरे जाते हैं। अब इसमें मैं आपको बताता चलूं एक क्या क्या इसमें गलतियां हो सकती हैं। सर्विस बुक भरते समय आपको अपने माता पिता की जो जानकारी देनी है वो एक्यूरेट देनी है। अब एक केस में आपको बताता चलूं, मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ एक्सपीरियंस के साथ, कोई यूट्यूब चैनल पर बताएगा नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि किसी कैंडिडेट ने अपने माता पिता का जो डेट ऑफ बर्थ था वो गलत बताया हुआ। अब जहां पे माता पिता का डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, किसी माता पिता का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 2 जनवरी 1960 किसी ने दिया हुआ है ना, 2 जनवरी 1960, और इसने सर्विस बुक में ये इंटर करवा दिया कि मेरे पिताजी का जन्म इस समय हुआ था। अब क्या हुआ, जब कल को मेडिकल जरूरत पड़ेगी, मेडिकल सुविधाएं उठाने की, या कोई सर्टिफिकेट में जहां पिता का उम्र या पिता का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गया, वहां समस्या आ जाएगी दोस्तों, ये याद रखना है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उस सर्विस बुक में एंट्री करवाने जा रहे हैं, 2 दिन रुककर एंट्री करवाइएगा। लेकिन मेरा ये सलाह ये है कि सर्विस बुक में जो भी एंट्री हो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ठंडे दिमाग से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आप बोल देना कि सर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं 2 दिन बाद ये डेटा दे पाऊंगा, लेकिन जो भी दूंगा वो बहुत ही सोच समझकर जांच करके देना है। अगेन दोस्तों, यहां पे एक आपको मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता चलूं कि मिस्टेक्स में आपको कुछ मिस्टेक्स कमिट नहीं करना है। मिस्टेक का मतलब अब आप चीजों को छुपाएं या सप्रेस ना करें। अब क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के जो माता पिता हैं वो वर्किंग होते हैं, अब उन्होंने नॉन वर्किंग सर्विस बुक में डलवा दिया। क्यों डलवा दिया? मेडिकल बेनिफिट के लिए, कि मुझे माता पिता का मेडिकल बेनिफिट मिल जाएगा, कल को ये बीमार पड़ेंगे तो मैं इनका मेडिकल क्लेम ले लूंगा, ये सोचकर कि अपना वो फायदा हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, मुझे सीजीएचएस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है कि ये गलतियां नहीं करनी है आपने। जो भी है फैक्ट, अगर आपके माता पिता अर्निंग है, चूंकि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है तो उनको सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये फैक्ट छुपाने नहीं है, झूठ नहीं बोलना, जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बता देना है, आपको कल को फ्यूचर में समस्या ना आए। ये एक मेरा छोटा सा सलाह, 10 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर का सलाह आपके लिए। दोस्तों अब यहां पे कम्युनिकेशन, मैं देख रहा हूं कि जो नए बंदे आ रहे हैं, जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो बड़े डरे से रहते हैं। आपने डरना नहीं है, अपनी जो बातें हैं वो ऑफिसर को, आपके हायर अथॉरिटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलना है कि सर मेरा पोस्टिंग अभी दिल्ली है, कृपा करके मुझे जयपुर दे दिया जाए, क्योंकि मेरे माता पिता की उम्र इतनी है, आप अगर मुझे जयपुर दे देंगे तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपके एक हाथ जोड़ने से दोस्तों आपकी पोस्टिंग, घर की पोस्टिंग मिल सकती है, आपको होम पोस्टिंग, और वो तो आपके हायर अथॉरिटी हैं, आपको झुकने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हो सकता है
देखो नहीं भी हो क्या पता, लेकिन आप प्रयास तो कर सकते हैं ना। हो सकता है वो दे ही दें आपके गुड बिहेवियर को देखकर, आपके नीड को देखकर, आपके जेन्युइन प्रॉब्लम को देखकर। तो दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन, आपको जब नई ज्वाइनिंग है तो बच्चे डरते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं यहाँ क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कईयों को तो बोलना ही नहीं आता। एग्जाम इन्होंने निकाल लिया, सब कुछ पढ़ लिया, विद्वान हो गए और बोलना नहीं आ रहा है। दोस्तों सीखना पड़ेगा। अब आप घर से बाहर काम कर रहे हो, अपनी बातों को समझाना पड़ेगा वहां अपने हायर अथॉरिटीज को कि साहब ये समस्या है, अगर आप मुझे यहां भेज दें तो बहुत मेहरबानी। ये बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो उसको वहां पोस्टिंग मिल जाएगी जो ये बोल देगा। आपका ही कॉम्पिटिटर बगल में ही खड़ा होकर बोल देगा सर प्लीज सर, उसको मिल जाएगा। ये बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। अब आप एक सरकारी नौकर हो, अब आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। और डोंट हाइड फैक्ट्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों, प्रोबेशन। प्रोबेशन एक ऐसी चीज है जहां पे बहुत सावधानी की जरूरत है। प्रोबेशन पे एक मैंने खास वीडियो बनाया भी हुआ है, वो डिटेल्ड वीडियो है प्रोबेशन का, आप जाकर देखिएगा जरूर। यहां उसी का छोटा रूप आपको बता दूं, जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, साफ साफ लिखा रहेगा दोस्तों कि ड्यूरिंग प्रोबेशन, जी हां ड्यूरिंग प्रोबेशन विच इज 2 इयर्स का होता है। 2 साल का जो ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड है, आपको कभी भी विदाउट एनी नोटिस निकाला जा सकता है। अब सरकार के पास, आपके हायर अथॉरिटीज के पास, आपके एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास ये फुल पावर है कि आपने जिस नौकरी को बहुत मेहनत से निकाला है या लिया है, उसको 2 सेकंड में आपको बाहर कर दें। हालांकि बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है और आपके पास ये राइट नहीं है ड्यूरिंग योर पीपी प्रोबेशन पीरियड। तो बहुत ही ध्यान से ये जो 2 साल वाला पीरियड है, आपका बिहेवियर, कोई करप्शन चार्जेस आप पे ना लग पाए। अगर करप्शन चार्जेस लग गया, 2 सेकंड में आप बाहर जाओगे नौकरी से, 2 सेकंड में। हालांकि प्रोबेशन के बाद भी आपके ऊपर करप्शन चार्जेस लग गया तो आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी। उस समय ये भले ही कह दिया जाएगा, उस समय प्रोबेशन के बाद आपकी बातें कोई सुन जरूर लेगा कि सर ये था ये था ये था, उसके बाद नौकरी से निकालेंगे। लेकिन प्रोबेशन में अगर आपने करप्शन कर दिया और वो चार्जेस सिद्ध हो गए, फिर तो कोई मौका नहीं है, आप यूं बाहर चले जाएंगे। आज सिलेक्शन हुआ है, कल नौकरी से बाहर हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे, कोर्ट वोट कोई कुछ आपकी बात नहीं सुनेगा, है ना। तो फैसिलिटीज क्या मिलती हैं प्रोबेशन के दौरान? तो ऑल facilities, even probationers are entitled for all facilities which are applicable to central government employees। ये बहुत ही याद रखना है कि all facilities आपको मिलने वाली है। सेम जो छुट्टियां एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है वो आपको मिलने वाली है, जो मेडिकल फैसिलिटी एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है वो आपको मिलनी है, जो सरकारी आवास, सरकारी मकान एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है वो आपको भी मिलना है। अब मैंने ये कहा था कि क्या किसी को 10 साल से नहीं मिला, मैं नया ज्वाइन कर रहा हूं, मुझे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में जहां पे सीनियरिटी के अनुसार मकान मिल रहा है तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि घर खाली नहीं है। लेकिन जहां घर खाली है, अगर कोई बंदा 10 साल से सरकारी मकान नहीं ले रहा है तो उसकी गलती है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, मैं आपकी बात करूंगा। आप बिल्कुल एलिजिबल हो, अप्लाई करो, 100% आपको सरकारी मकान मिलेगा, है ना। तो ऑल फैसिलिटीज ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड, वो सब की सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्रोबेशनर पे कि कई डिपार्टमेंट, अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्रोबेशनर पे? कई सारे डिपार्टमेंट आपको ना आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती हैं। अब सारी ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है, अधिकतर तो ये अलाउ कर देती हैं, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं। अब जैसे मान लो आप CHSL में आ गए, आप CGL में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो कई सारे डिपार्टमेंट आपको मना कर सकती हैं कि ड्यूरिंग PP वी वोंट अलाउ, हम ये आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप CGL में जाओ थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं दोस्तों। अब इसमें तो इसमें सावधानी ये रखना है कि
प्रोबेशन में कि आपको ज़्यादा करप्शन चार्जेस में नहीं इन्वॉल्व होना, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, अपना सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना है, अपना सारा का सारा रिकॉर्ड। तो दोस्तों आपको जो छुट्टियां मिलने वाली हैं, सीएल वो साल में 8 मिलनी है, ईएल वो साल में 30 मिलनी है, एचपीएल या फिर मेडिकल लीव वो 20 मिलनी है। तो ये बहुत ही ध्यान से ये आपको देखना है और समझना है। अब एक ये स्पेसिफिक केस में अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो कोई एक मेरा जानकार है जिसने मान लो कि 1 मार्च को ज्वाइन किया है ना, और आते ही उसने अप्लाई कर दिया कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। मान लो कि उसने 10 मार्च को ये अप्लाई कर दिया, आई वांट लीव फॉर फर्दर 3 मंथ्स, 3 महीने का छुट्टी, 3 मंथ्स। क्या आपको मिल पाएगा? आप क्या सोचते हो? 1 तारीख को आए, 3 तारीख को, 10 तारीख को आपने कहा कि साहब मुझे अलाउ कर दो, 3 महीने के लिए जाना है, कुछ काम है, क्या आपको मिलेगा? और क्या आप जबरदस्ती लेकर चले जाओगे तो नौकरी से निकाल नहीं दिए जाओगे? क्या होता है प्रोबेशन में? तो दोस्तों उस केस में जो रूल कहती है कि अगर आपको बहुत सारे स्ट्रिक्टली मना करती हैं कि चूंकि आपके अकाउंट में वो लीव ही क्रेडिट नहीं होगा। क्या है, छुट्टियां 2 बार क्रेडिट होती हैं साल में, एक 1 जनवरी को, दूसरा 1 जुलाई को। तो चूंकि आपने मार्च में ज्वाइन किया है, 1 मार्च को ज्वाइन किया है, तो जनवरी से जुलाई पीरियड का 15, ये 30 ईएल है ना, 15 1 जनवरी से जुलाई का, फिर 15 जुलाई से दिसंबर का, तो 30 हो गई। तो 15 में से वो प्रोपोर्शनेटली, चूंकि मार्च में ज्वाइन किया है तो प्रोपोर्शन कितना, जनवरी फरवरी में तो आपका निकल गया ना, तो प्रोपोर्शनली ही वो क्रिएट करेंगे, क्रेडिट करेंगे और उतना ही अलाउ करेंगे। और अलाउ भी याद रखना है, अलाउ भी हायर अथॉरिटीज अगर चाहे तो करेगी, ना चाहे तो नहीं करेगी। अगेन आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो याद रखिएगा, छुट्टी आपका लीगल राइट नहीं है। वहां पे जो आपका हायर अथॉरिटी बैठा हुआ है, ये उसकी पावर है, उसका डिस्क्रेशनरी पावर है कि आपको छुट्टी वो ग्रांट करे, सैंक्शन करे या फिर डिनाई कर दे। याद रखना है। तो ये तमाम चीजें। अब इससे रिलेटेड आपके पास कुछ सवाल भी हो सकते हैं। अब लास्ट में है बिहेवियर। अब आप ये कहीं भी कहने की जरूरत नहीं है कि एक अच्छे बिहेवियर का क्या रिवॉर्ड है। अच्छे बिहेवियर से ही याद रखना है, हर कोई आपका हायर अथॉरिटी भी ना एक पोस्ट पे बैठा हुआ है, लेकिन वो इंसान है ना, और अच्छा बिहेवियर हर किसी को पसंद आता है। तो आप अपना बिहेवियर अच्छा रखें, उसके कई बेनिफिट हैं। अब बेनिफिट की बात करूं तो आपकी छुट्टियां सैंक्शन हो जाएंगी। एक्सट्रीम केसेस में जब काम ज्यादा है तो नहीं होंगी, ये तो सभी के साथ होता है, नॉर्मल है। लेकिन आप कल को आपको ट्रांसफर लेना है, घर के पास पहुंचना है, तो वहां पे भी आपको अपना बिहेवियर मीठा बोलना है, अपने सीनियर्स याद रखना है। आपके ऊपर जो सेक्शन ऑफिसर बैठा हुआ है वही आपकी फाइल लेकर जाएगा एचओडी के पास कि सर इसको सच में जरूरत है, सर इसको घर जाना है, प्लीज सैंक्शन कर दो, ये ट्रांसफर लेना चाह रहा है। तो आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है दोस्तों। आपका ह्यूमन वैल्यू, उसका रिस्पेक्ट करना। याद रखना है कि अब आप सरकारी नौकरी में आ गए हो, एक डिसिप्लिन। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन कभी ऑफिस पहुंच रहे हो, कभी टाइम से पहले निकल रहे हो ना। एक डिसिप्लिन बिहेवियर हमेशा ही आपको अच्छे एम्प्लॉय के श्रेणी में रखने के लिए बहुत अहम माना जाता है। तो दोस्तों 10 सालों का एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर किया, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताए। आपको ऐसा लगता है कि आप का कुछ जानकारी अभाव यहाँ पे है तो आप कमेंट करो, मेरे से आप पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। लाइक करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।